चलिए, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट का हिंदी में अर्थ होता है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। ये 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया। कब लाया गया था? 1793 में। जब परमानेंट सेटलमेंट एक्चुअली लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अच्छा करने के लिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सही करने के लिए ये सेटलमेंट लाया गया। आपको मालूम होगा कि भारत के इंडिया के ये वाले हिस्से को, जो बंगाल का पूरा हिस्सा है, बंगाल के हिस्से को 1757 में अंग्रेजों ने यहाँ पे पॉलिटिकल राइट को पा गए थे। कौन से राइट को पा गए थे अंग्रेज? पॉलिटिकल राइट को। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में तो अंग्रेजों की मंशा और बढ़ गई, पूरी के पूरे एरिया पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब अंग्रेजों ने कहा कि हम अधिक से अधिक टैक्स के रूप में कैसे जो है यहाँ से यहाँ की रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट करें और उसको ब्रिटेन पहुँचाएं। तो कई तरह का सिस्टम लाया जाता है, रैयतवाड़ी लाया जाता है, महलवाड़ी लाया जाता है। उसी तरह का एक सेटलमेंट लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट, जिसको हम अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। जब परमानेंट सेटलमेंट लाया गया तब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, तब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या था? वहां का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। अब जान लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का पूरा नाम था लॉर्ड अर्ल कॉर्नवालिस, लेकिन हम अमूमन यही बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और उस समय वहां का चीफ ऑफ रेवेन्यू कौन था? चीफ ऑफ जो रेवेन्यू था उसका नाम था उसका नाम बड़ा अच्छा नाम था उसका, देखो, लॉर्ड शोर उसका नाम था। लॉर्ड शोर ने कहा कि एक काम करते हैं, पहले एक सेटलमेंट आया परमानेंट सेटलमेंट के पहले, शोर लैंड सेटलमेंट। इसके तहत ये कहा गया कि 10 साल के लिए पॉलिसी लाई गई कि हम एक फिक्स रेवेन्यू लेंगे, एक फिक्स टैक्स लेंगे। फिक्स क्या लेंगे? टैक्स लेंगे जमींदारों से, और 10 साल तक देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टैक्स से उससे प्रॉफिट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर प्रॉफिट हो जाएगी तो उसको हम परमानेंट फिक्स कर देंगे, इतना रुपया तुम हमको हर महीने या सालाना देना। लॉस होगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली इसमें इनको प्रॉफिट दिखा। और ये लॉर्ड शोर वाला कब आया था? ये कब लेकर आए थे? तो 1789 में लेकर आए थे, ठीक है ना। लेकिन ये सिस्टम इनको अच्छा लगा, इसीलिए इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? परमानेंट सेटलमेंट। और ये हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था 1793 में कि अब तुम हमको इतना रेवेन्यू दोगे। अब देखो, इस परमानेंट सेटलमेंट में बेटा एक्चुअली था क्या, हमको इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना है। और इसके साथ ही साथ हमको इस बात का ध्यान देना है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या वाकई में एक बेहतरीन सेटलमेंट था? परमानेंट सेटलमेंट क्या हमारे लिए हितकारी था, या जो यहाँ के जमींदार थे, जो यहाँ के पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके लिए सही था कि नहीं था? अब हम थोड़ा देख लेते हैं परमानेंट सेटलमेंट था कहाँ पे। तो परमानेंट सेटलमेंट था आपका, पहली बात तो आपका बंगाल में। देखो ध्यान से समझना एक बात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले एक में ही था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पहले एक में ही था, है ना। बंगाल के बाद हम देखते हैं कहाँ पे? बनारस में। इसका नाम वाराणसी तो अभी हुआ है ना, पहले क्या था? बनारस, बी रहेगा। और वाराणसी तो इस समय भी इस समय है। उसके बाद कर्नाटक के नॉर्दर्न कर्नाटका में कहाँ पे था? नॉर्दर्न कर्नाटका।
यहां पर ये सारा सेटलमेंट हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट कितने परसेंट भूभाग पे था, कितने परसेंट जो है एरिया पे था भारत के, तो याद रखिएगा ये भारत का परसेंटेज नहीं है, ये वो परसेंटेज मैं बता रहा हूं जहां जहां पे अंग्रेजों का आधिपत्य था, अंग्रेजों का कब्जा था, है ना। तो ये था भारत के टोटल 19% एरिया। याद रखिएगा ये भारत का टोटल 19% वो एरिया है जहां पे अंग्रेजों का शासन था, है ना। 19% एरिया पे था ये। इतनी बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई? ठीक है, आगे समझते हैं। परमानेंट सेटलमेंट में एक्चुअली था क्या ये देखते हैं। एक बेस ईयर माना गया, एक बेस ईयर माना गया था। वो बेस ईयर आपका था 1989, सॉरी 1989 नहीं, 1990 से 1991 तक। अरे यार मैं 19 चला गया, सॉरी 17 है, ये 17 है। मैं बोलता कुछ और हूँ, वो कुछ और जाता है। 1790 से 1791 तक बेस ईयर माना गया। बेस ईयर को समझो कि 1973 में तो परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि हम टैक्स कैसे लेंगे, जितनी कमाई 1719 तक हुई थी, 1790 को हुई थी और 91 के बीच हुई थी, उतना ही फिक्स प्राइस आपको हर साल देना है हमेशा के लिए। और जो लैंड था इसके मालिक, इसका मालिक किसको बनाया गया, तो जमींदार को। जो जमींदार थे इनको भूमि का मालिक बना दिया गया था कि आप ही भूमि के मालिक रहेंगे, आप ही टैक्स कलेक्ट करके हमको देंगे। अभी टैक्सेशन सिस्टम इसका क्या था मैं अच्छे समझा दूंगा, अभी बस आप सुनते जाइए, ठीक है ना। अब देखो, मान लो किसान के नाम जमीन है, किसानों के नाम से जमीन चली गई, जमीन किसके नाम से आ गई, जमींदार के नाम से। और ये जो जमींदार थे, जो सेटलमेंट था, ये हेरिडेटरी था। कैसा था, हेरिडेटरी का मतलब ये वंशानुगत था कि मान लो पहले जमींदार है, उसके बाद उसका बेटा जमींदार बनेगा, फिर उसका बेटा जमींदार बनेगा, ठीक है ना। अब किसान जो पहले पीजेंट्स हुआ करते थे, जो यहाँ के किसान पहले पीजेंट्स हुआ करते, पीजेंट्स मींस किसान, अब वो क्या बन के रह गए, अब वो बेचारे टेनेंट्स बन के रह गए। टेनेंट्स का मतलब किराए के किसान, मतलब उनकी ही जमीन थी, किसके पास चली गई, जमींदार के पास चली गई, मालिक जमींदार बन गया। अब ये बेचारे अपने ही खेत में क्या टेनेंट्स बन के रह गए, मजदूरी करते थे और जमींदार उनको उस हिसाब से पैसा देता था। अब ये सिस्टम क्या था परमानेंट सेटलमेंट का, कि जैसे मान लीजिए टोटल टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स कलेक्शन हुआ है टोटल, उस टैक्स को 11 भागों में बांटा जाएगा। ध्यान समझिएगा, जैसे जितना टैक्स वसूला गया है उसको कितने भागों में बांटा जाएगा, 11 भागों में बांटा जाएगा। और उस 11 में से जो 10 हिस्सा होगा वो कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी। और जो एक हिस्सा होगा वो कौन लेगा, जमींदार लेगा। सोचो इतना र्यूड था ये परमानेंट सेटलमेंट। मान लीजिए अगर 11 रुपया कमाई हो रही है तो 10 रुपया कौन लेगा, ईस्ट कमाई में से, टोटल में से नहीं, कमाई में से 10 रुपया लेगी ईस्ट इंडिया कंपनी और 1 रुपया लेगा जमींदार। अब इस 1 रुपया में से जमींदार इन टेनेंट्स को कितना दे रहा है ये जमींदार ही समझेगा। समझ में आ रहा है। और जो सरप्लस अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट, जो सरप्लस अमाउंट होगा वो लैंड के बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। हाँ। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था लाई क्यों। ऐसी व्यवस्था लाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, अंग्रेजों का मानना था भारत से हम कुछ ना कुछ फिक्स प्राइस एक हमको हर साल मिलता रहेगा। हाँ। पहले तो फिक्स, चाहे खेती कम हो चाहे ज्यादा हो, मान लो 100 रुपया अंग्रेजों ने प्राइस फिक्स कर दिया, तो अगर आपका 80 रुपए का कमाई हो रहा है तब भी आपको 100 रुपया देना है, अगर 200 की कमाई हो रही है तब भी आपको 100 रुपया देनी है। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो ये व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, सर अंग्रेजों ने जमींदारों को क्यों दे दिया, क्यों अपने नहीं किए। तो जमींदारों को देने के पीछे कारण था कि इतना बड़ा देश, अंग्रेज बेसिकली शहरों में रहा करते थे, तो अंग्रेजों ने कहा कि एक जमींदार पकड़ो और जमींदार के अंडर में कई सारे लोग आ जाएंगे, तो हमको कई सालों की जानकारी एक ही जमींदार से मिल जाएगी और बेहतरी एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था।
प्रॉब्लम क्या था, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, मैं आपको ऐसे बताता हूं। जैसे कि मान लो ये आपके हो गए, ये कमाई कितनी हो गई 150 रुपए की। मान लो कमाई हुई आपकी कितने की 150 रुपए की, कमाई आपकी हुई 150 रुपए। इसके पहले एक छोटी सी चीज और समझ लो, ये मैंने आपको परसेंटेज में बताया ना कि 10/11 लेगा अंग्रेज, 1/11 लेगा जमींदार, और उस एक में से वो टेनेंट को अपने हिसाब से देगा, वो फिक्स नहीं था कितना देगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 11% लेगा जमींदार। 11% कौन लेगा, जमींदार। किसमें से 11%, जो उनका रेवेन्यू आया था, जो टैक्स का रेवेन्यू आया था। और 89% कौन लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए 150 की कमाई हुई, टैक्स कितना अंग्रेजों ने रखा था परमानेंट सेटलमेंट में, ये मैं एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं थी, समझाने के लिए। मान लो अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया कि हमको टैक्स चाहिए कितना 100 रुपए, बचा कितना 50 रुपए। तो इस यहां पे मैं लिख देता हूं जमींदार और टेनेंट्स यानी मजदूर, जमींदार और मजदूर। यहां पे मान लीजिए हो गए जमींदार और ये आपके हो गए टेनेंट्स, और ये आपका बचा सरप्लस अमाउंट, कितना रुपया बचा, सरप्लस अमाउंट बचा 50 रुपए। 50 रुपए इसमें क्या करता था, जमींदार 30 रुपया अपने लेता था और 10 रुपया टेनेंट्स को देता था। बचा कितना 10 रुपया। तो जो 10 रुपया बचा वो दोबारा वो खेत में लगा देता था ताकि जो एग्रीकल्चर वो और अच्छा हो। अब अगले साल प्रॉफिट हुआ आपका 170 रुपए। अगले साल प्रॉफिट कितना हुआ 170। अंग्रेज को कितना देना पड़ा 100 रुपीज। जमींदार अपने कितना लिया 40 रुपए। टेनेंट्स को कितना दिया 15 रुपए। बचा कितना, अरे 40 और 15 55, बचा 15 रुपए। 15 रुपए वो खेत में लगा दिया। सर जमींदार का फिक्स नहीं होता था वो जैसे मान लो कमाई ज्यादा हो रही है ना, हाँ। तो जब ज्यादा कमाई होगी तो अपने पास रखेगा। जमींदार अंग्रेजों के हिसाब से तो एक ही हिस्सा उसको देना है, लेकिन अंग्रेजों ने तो फिक्स कर दिया था ना कि हमको 100 रुपए ही चाहिए। अब 100 से ज्यादा जब कमाई हो रही तो अंग्रेज तो जमींदार के पास आ गया। ध्यान से सुनना, तो जमींदार 40-15 इनको दे रहा है। ये वैल्यू बिल्कुल वैसी नहीं थी, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब देखो हमें देखने में क्या लग रहा है, हमें देखने में लग रहा है कि अंग्रेजों की कमाई फिक्स है, फिक्स है। जमींदार की कमाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जमींदारों की कमाई बढ़ रही है, पहले 30 था 40 हो गया, तो बढ़ रही है कमाई, है ना। उल्टा बना दे रहा हूं क्योंकि मैंने उल्टा बताया भी है, तो उल्टा बना दे रहा हूं। जमींदार की कमाई हमें कैसी दिख रही है, बढ़ती हुई। टेनेंट्स की कमाई कैसी दिख रही है, वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। खेतों में हम एक्स्ट्रा पैसा भी लगा रहे हैं, ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट बेटा एक्चुअल फिगर कुछ ऐसा नहीं था। होता क्या था, जमींदार क्या करता था 100 रुपए तो इनको दे देता था, अपने रखता था 30 रुपए, इनको देता था 10 रुपए। ये तो सही हो गया, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैं इसको फिर दोबारा मिटा के समझाता हूं। अपने जमींदार कितना रखता था, जैसे मान लीजिए 100 रुपए कमाई, बचा 50 रुपए। जमींदार अपने रखता था 45 रुपए, इनको देता था 5 रुपए, खेत में कुछ भी नहीं लगाता था। यहां पे क्या हुआ, जमींदार अपने रखता था कितना 76 रुपए, इनको दे देता था 4 रुपए, खेत में कुछ नहीं लगाता था। अब क्या दिख रहा है तुमको, एक्चुअल फिगर क्या दिख रहा है कि अंग्रेजों की कमाई फिक्स है 100 रुपए ही है, पर जमींदार कुछ ज्यादा ही कमा रहा है। टेनेंट्स बेचारे कुछ नहीं पा रहे हैं, खेत में कुछ नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से जो ये परमानेंट सेटलमेंट था वो क्या हो गया, फेल हो गया। परमानेंट सेटलमेंट फेल हो गया। ये क्या हुआ, फेल हो गया, किसी काम का नहीं रहा। परमानेंट सेटलमेंट आने की वजह से क्या हुआ कि जो जमींदार था उसका पैसा बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज की कमाई फिक्स थी। किसान गरीब मजदूर से मजदूर रह जाता था। एक चीज और हुआ यहाँ पे, अब अंग्रेजों ने यहाँ पर कह दिया कि भैया 1794 में, कब 1794 में कि अब हम सनसेट कानून लाएंगे, सनसेट क्लॉज।
सनसेट क्लॉज, इसको हम कहते हैं सूर्यास्त कानून। मतलब जैसे कि मान लो टैक्स देने का जो डेट है, आज कितना तारीख है? 5 मार्च है। मैंने कहा टैक्स 5 अप्रैल सॉरी, आज जो टैक्स देने का डेट है, डेट ऑफ टैक्स है, ये कितना है? 10 अप्रैल है। तो आपको 10 अप्रैल को सूर्यास्त होने से पहले आपको टैक्स देना है। 10 अप्रैल को कब आपको टैक्स देना है? सनसेट के पहले आपको टैक्स दे देना है। अगर आप सनसेट के पहले टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन करा दिया जाएगा। ऑक्शन मीन्स नीलामी करा दी जाएगी और उसको वसूल लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल के जो जमींदार होते थे, नीलामी के वक्त अपने ही आदमी को बैठा दिया करते थे, अपने ही आदमी उनकी संपत्ति को खरीद लेते थे। समझ में आ रहा है? ये सनसेट लॉ आया तब था 1794 में। बोर्ड में क्लास 12 के बोर्ड में एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सनसेट लॉ सीयूईटी का पेपर देंगे 12th के बाद आप लोग, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से समझिए, इसमें एक चीज देखने को मिलता है, पूछ सकता है फायदा क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फायदा क्या था? फिक्स प्राइस था। भारत के पक्ष में फायदा क्या था? कि भैया सरप्लस अमाउंट से खेतों का विकास होता। घाटा क्या हुआ? ये फेल क्यों हो गया? ये क्यों फायदा नहीं दिखा रहा है? ये क्यों बार बार हमें फेल दिखा रहा है? ये फेल क्यों हो गया? आखिर कॉर्नवालिस का ये प्लान, कॉर्नवालिस से अच्छा तुम ये बोलो कि लॉर्ड शोर का ये प्लान क्यों फेल हो गया? फेल इसलिए हो गया कि जो जमींदार है उनके पास ज्यादा पैसा हर साल हर वित्तीय वर्ष आ रहा है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पैसा फिक्स था। जब ज्यादा पैसा अंग्रेज जमींदार अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, अब जमींदार शहरों में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? शहरों में रहने लगे। और उन्होंने क्या किया? किराए पर लोगों को रख दिया, कहा जाओ टैक्स वसूलो। अब वहां पे टेनेंट्स यानी पीजेंट्स का शोषण हो रहा था और खेतों पे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं खर्च किया जा रहा। भैया मान लो तुम खेती कर रही हो तो आखिर खेतों में खाद गोबर वगैरह ऐसी चीजें डालो ताकि खेतों की फर्टिलिटी बढ़े, पर उससे जमींदार को कोई मतलब नहीं था। कई हजार गांव उसके अंडर में था, वो रेवेन्यू लेता था, एक फिक्स अमाउंट दे देता था अंग्रेजों को, बाकी पैसा वो लूट लेता था और वो अपनी इच्छा के अनुसार टेनेंट्स को मजदूरी देता, जिससे टेनेंट्स कभी कभी विद्रोह भी करते थे। इसी तरह मजदूरों का विद्रोह भी हुआ, वो बेचारे खाने बिना मर रहे हैं, जमींदार ऐश उड़ा रहा है। एक समय ऐसा आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 100 ही रुपया देना है पर जमींदार 200 कमा रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों से ज्यादा हमें भारतीयों ने ही लूट लिया था। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट, और परमानेंट सेटलमेंट इसी वजह से फेल हुआ। सनसेट क्लॉज आया, ये बाकी सारी चीजें थी। आप 2-3 नाम नहीं भूलेंगे। पहला परसेंटेज अगर पूछेगा तो 11% जमींदार लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी 89%। किसमें से? आउटकम में से, जो आउटकम में भी जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से ये लेता है। ठीक है ना? और परसेंटेज अगर तुमको फ्रैक्शन में पूछे कि कितना हो लेता है तो 10/11 हिस्सा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है और 1/11 कितना कौन ले रहा है? जमींदार ले रहा है। तो ये प्रोसेस था आपका परमानेंट सेटलमेंट का। पर इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपके बुक में, ध्यान समझिए, ये सारी जानकारी नहीं होगी तो आपको नहीं लिखना है। ये सिर्फ आपको अपने बेसिक नॉलेज को क्रिएट करने के लिए रखना है। अगर क्वेश्चन ये कर देता है कि बेस ईयर कब माना गया था, आधार वर्ष, तो बेस ईयर आपका क्या था? 1790 से लेकर 1791 तक। समझ में आ रहा है? कहाँ था? तो आपका ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी मतलब अवध कह सकते हो। वाराणसी अगर मैं कहूं तो इसको अवध भी हम कह सकते हैं, लेकिन अवध में पूरा अवध नहीं, अवध का सिर्फ वाराणसी हिस्सा, बनारस वाला हिस्सा। उसके बाद आपका ये नॉर्थ कर्नाटका। भारत के कितने परसेंट एरिया में? तो 19% एरिया में। 19% वो एरिया है जहां पे अंग्रेजों का कब्जा था। ठीक है ना? तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। इसको आप अच्छे से तैयार करिए, है ना? आगे के टॉपिक हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।